कि प्रदेश महामंत्री भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी आपके पास है। आज सीकर का शिक्षक आपको वो सुनना चाहता है, सीकर के शिक्षक में वो जज्बा है। कांति महावीर ऋषिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष साथी विनोद जी पूनिया, हमारे आज के मुख्य वक्ता बारेट साहब, सम्मानित मंच और अति सम्मानित साथियों, दोस्तों, मैं अपनी बात कहने से पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, आपकी जानकारी दिलाना चाहूँगा। यहाँ जो माइक से बोलता है उसकी आवाज़ सबको सुनाई देती है, और इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम आपस में बातचीत करेंगे तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में फर्क ये पड़ता है कि जब आप धीरे धीरे बोलते हो वो सामूहिक आवाज़ की गूंज ऐसी होती है कि वो बोलने वाले को हाथों साइड करके उसको महसूस होता है कि शायद सुनना नहीं। निश्चित रूप से हमारा ये जो सम्मेलन हो रहा है, हमारे महासंघ के अध्यक्ष ने इसको बखूबी रेखांकित किया है। बहुत विशेष परिस्थिति में हमारा सम्मेलन हो रहा है। विशेष परिस्थिति इसलिए कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो हमारे सामने खतरे हैं, वो अभूतपूर्व है। इस रूप में कि जैसा पहले इस तरह का हमने कभी सामना किया नहीं। हमारी पहले एक लड़ाई थी, 2004 में हमारी पेंशन छीन ली गई। हमारी मांग थी कि हमारी पुरानी पेंशन सबकी बहाल की जाए। ये लड़ाई थी, हमसे छीन लिया, हम वापस नहीं आ चाहते। अभी हमें पुरानी पेंशन सबको मिल रही है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल रहनी चाहिए, ये समाप्त नहीं होनी चाहिए। ऐसी लड़ाई हम लोग में करते नहीं। तो ऐसा क्या कारण है कि हम पुरानी पेंशन हमसे नहीं छीने, इसके लिए लड़ रहे हैं? और ये लड़ाई कोई हवा में नहीं है, अकारण नहीं है। इस लड़ाई के पीछे वाजिब कारण है, और कारण ये है, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पेंशन छीनने के बाद हम लड़ रहे थे। संगठन का ये मानना था कि एक दिन हम इसको बहाल कराएंगे, लेकिन आम शिक्षक और आम कर्मचारी में विश्वास नहीं था, लगभग नहीं था। ये मान बैठे थे कि ये तो पेंशन तो गई। लेकिन लगातार आवाज उठाने से और एक राजनीतिक परिस्थिति बनने से राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हुई वापस, और उसका परिणाम ये हुआ कि पुरानी पेंशन राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मुद्दा बना। और हमें सबको एक विश्वास हो चला था कि देश में पुरानी पेंशन लागू होगी, और जो पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। लेकिन चुनाव ने हमारे इस आकलन को गलत साबित किया, क्योंकि सत्ता में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, वो लोग सत्ता में आए जिन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करें। चुनाव से पहले नहीं कहा, और चुनाव के बाद राजस्थान के मंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने हमने बार बार ये बहुत मजबूती से बात रखी है कि हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि आप पुरानी पेंशन पे कोई उंगली नहीं उठाएंगे, पुरानी पेंशन को छेड़ोगे नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक बार आज तक नहीं बोला कि कर्मचारियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, पुरानी पेंशन रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पेंशन पे तलवार लटक रही है। पेंशन कभी भी हमसे छीनी जा सकती है, और इसलिए भी खतरा है कि केंद्र सरकार सब कुछ के बावजूद, पूर्ण बहुमत नहीं आया तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाल करें। उन्होंने केवल लोगों को खुश करने के लिए, भ्रमित करने के लिए एनपीएस की जगह यूपीएस लागू करने की घोषणा की। और इसलिए दोस्तों, हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा पेंशन को बचाने का, और इसलिए आज पूरे राजस्थान में हर जिले में हम सम्मेलन में सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने राजस्थान में पुरानी पेंशन को छेड़ने की कोशिश की, अगर पुरानी
लेकिन दोस्तों, सवाल इससे भी नहीं है कि हमारी पेंशन बच जाए। अगर सरकार इस आदेश को विड्रॉ नहीं करती तब भी हमारी पेंशन पे खतरा है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। और वो खतरा क्या है? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 2-3 मांगे बहुत प्रमुखता से रख रहे हैं इस समय। एक हमारी तात्कालिक मांग है, जो हम सबकी डे टू डे की मांग है, कि हमारे साथी वर्षों से दूर दराज बैठे अपने घर से, कोई 50 किलोमीटर दूर बैठा तो कोई 500 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई 600 किलोमीटर दूर बैठा है, 15-15, 20-20 साल से बैठे हैं। और राजस्थान में हमेशा से नियम रहा है कि ट्रांसफर हो सकता है। तो जब ट्रांसफर हो सकता है और पद खाली है, तो वो जो ट्रांसफर चाहते हैं उनका ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा रहा? उनका ट्रांसफर किया जाए और एक ऐसी पॉलिसी से किया जाए जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, कोई भाई भतीजावाद नहीं हो। हर एक शिक्षक को ट्रांसफर का मौका मिलना चाहिए। और हम जानते हैं कि इतने पद खाली पड़े हैं और ट्रांसफर होने से तो पद खाली होंगे, प्रमोशन से तो पद खाली होंगे। जितने लोग ट्रांसफर चाह रहे हैं दूर से अपने घर के नजदीक आने, उन सबका ट्रांसफर हो सकता है। ये हो सकता है कि घर के दाएं से बाएं कराना चाहिए, उसको शायद ना मिले होगा, लेकिन जो दूर दराज बैठे हैं और वो अपने नजदीक आना चाहते हैं, उन सबको ट्रांसफर का मौका मिल सकता है, उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार ये ट्रांसफर करे। ये हमारी तात्कालिक मांग है। लेकिन एक दूसरी मांग और जिसके लिए हम लंबे समय से लड़ रहे हैं कि राजस्थान में और देश के अंदर नई शिक्षा नीति लागू नहीं की जाए। इस मांग को लेकर के हम क्यों लड़ रहे हैं? हम लगातार पिछले कुछ सालों से इस मुद्दे को लेकर के आम शिक्षक के बीच में गए, जनता के बीच में गए, सरकार के सामने बात रखी है। लेकिन इसके बावजूद सरकार नई शिक्षा नीति को हमारे बीच में तेजी से लागू कर रही है। आखिर क्या कारण है कि हमारे विरोध के बावजूद सरकार इसको लागू कर रही है? उसका कारण साथियों बहुत स्पष्ट है कि सरकार की ये समझ है, सरकार ये मान के चल रही है कि हम जैसे जनता को और शिक्षक को भ्रमित कर सकते हैं, इस आंदोलन को हम कमजोर कर सकते हैं, आंदोलन बढ़ने नहीं। और इसके प्रयास के तौर पर उन्होंने जो चाल चली, उस चाल को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस लड़ाई में अगर आम शिक्षक शामिल नहीं हुआ तो हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। चाल क्या है उनकी? हम ये मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति लागू नहीं की जाए, लेकिन जून में एक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिला और मिलने के दूसरे दिन उनका स्टेटमेंट आया। ये 15 जून से पहले की घटना है, वो सब अखबारों में छपा कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय 15 जून को हर जिला कलेक्टर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देगा कि राजस्थान में नई शिक्षा नीति लागू को जुलाई से ही लागू कर दिया जाए पूरी तरह से। तो एक भ्रम की स्थिति होगी जब एक शिक्षक से मांग रहे कि लागू करें, हम कहें नहीं लागू करो, तो जिस शिक्षक को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है वो भ्रमित हो जाएगा कि शायद ये इसलिए विरोध कर रहे हो। यहां हमें आवश्यकता है कि नई शिक्षा नीति क्या है, क्यों लागू करना चाहिए, इसके पक्ष में क्या तर्क है, वो भी हम जानें, और क्यों नहीं लागू करनी चाहिए, क्यों विरोध होना चाहिए, वो भी हम जानें। साथियों, जो पक्ष के लोग हैं जो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली। अब ये उनकी भारतीय संस्कृति की व्याख्या क्या है, ये तो बहुत अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, बारेड साहब भी ज्यादा समझ कर सकते हैं, उन्होंने किया भी। भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली। तो यहाँ सवाल ये है, क्या भारतीय संस्कृति किसी का शोषण करने की इजाजत देती है, किसी का रोजगार छीनने की इजाजत देती है? ये भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति हम जो विरोध कर रहे हैं, हम क्यों विरोध कर रहे हैं, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और ये आपको समझना इसलिए जरूरी है कि वो जो भ्रम फैला रहे हैं उनके सामने आप सीधा सवाल रखें ताकि उस भ्रम को दूर किया जा सके। हो सकता है वो
देंगे, हम ये बता देंगे कि किस तरह से अच्छी शिक्षा नीति है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं, और अब तो हम जानते हैं राजस्थान में शिक्षा नीति बहुत तेजी से लागू की जा रही है और उसके कुछ परिणाम हमारे सामने आए। आप सब जानते हो पिछली सरकार ने शिक्षा नीति को लागू करना शुरू किया था और राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उसमें 10,000 अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी। ध्यान होगा आपको। वो जो नियुक्तियां की गई है, कैसी नियुक्ति है वो? क्या उनको वेतनमान मिलेगा? ठेके पे नियुक्ति है, संविदा पे नियुक्ति है। यही नई शिक्षा नीति का कंसेप्ट है कि कोई रेगुलर नियुक्ति नहीं, संविदा पे नियुक्ति की जाएगी। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का पायलट प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार ने घोषित किया है वो है पीएम श्री विद्यालय। और अभी पीएम श्री विद्यालय में 2 विषयों के अध्यापक लगाने का विज्ञापन जारी हुआ है, आपने देखा होगा। और उस विज्ञापन में किन शर्तों पर लगाया जाएगा, क्या मिलेगा, वो भी लिखा है। क्या शर्तें हैं उसमें आपने पढ़ा हो? उसमें शर्त है कि प्रत्येक शिक्षक का वेतन 10,000 रुपए पर महीना मिलेगा। 1 महीने का वेतन 10,000 रुपए, और साल में कितने महीने वेतन मिलेगा? 10 महीने, पूरे साल नहीं मिलेगा। 10,000 10 महीने के लिए वेतन पे अध्यापकों को रखा जा रहा है। ये शुरुआत है। जैसे जैसे नई शिक्षा नीति आगे बढ़ेगी, तमाम रेगुलर जो कर्मचारी, जैसे किसी समय एनपीएस के जब लगना शुरू हुए तो इक्का दुक्का हमारे बीच में आए थे, ओपीएस के थे सब, और आज 80% 2004 बढ़े। तो ये जो क्रम चलेगा, रेगुलर शिक्षक, रेगुलर कर्मचारी विद्यालयों में नहीं होगा, सब ठेके पे होंगे। जब ठेके पे होंगे तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन को बचाने की, अगर हम पेंशन को बचा भी लेंगे तो क्या वास्तव में बच पाएंगे? क्योंकि जो नया आएगा उसको ना पेंशन मिलेगी, ना कोई और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, ना उसकी नौकरी सुरक्षित है, कोई लाभ नहीं है उसको। तो क्या करना चाहिए?